सो हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। हमारा टॉपिक है म्यूजिक एंड आज हम जानेंगे म्यूजिक के अंदर लिरिक्स के बारे में। तो लिरिक्स, हाउ द लिरिक्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सो दीपेश, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिरिक्स एंड म्यूजिक्स? मुझे ऐसा लगता है कि लिरिक्स और म्यूजिक ऐसा मतलब म्यूजिक लिरिक्स का एक सोल है। अगर म्यूजिक अच्छा है तो उसके लिए अच्छे लिरिक्स होना बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा। विनीत, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अकॉर्डिंग टू मी लिरिक्स इतने इम्पोर्टेंट है एक किसी भी म्यूजिक के लिए, या किसी भी लिरिक्स के लिए म्यूजिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिरिक्स किसी भी एक सिचुएशन को या किसी के इमोशन को बहुत फाइनली डिफाइन करते हैं। क्या लिरिक्स और पोयम अलग अलग है कि सेम? उसमें हर तरह के, अभी वो राइटर पे है कि वो क्या लिखता है। अगर वो लिरिक्स लिखना चाहता है तो उसका पैटर्न अलग होगा, अगर वो पोएम्स लिखता है तो उसका पैटर्न अलग होगा। हर राइटर दोनों भी लिख सकता है या दोनों भी नहीं लिख सकता है, इस पर कुछ डिपेंडेंट नहीं है। कुछ कुछ राइटर्स होते हैं जो कविता भी लिखते हैं और लिरिक्स भी लिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली पोएम्स ही लिखते हैं या स्पेसिफिकली लिरिक्स ही लिखते हैं। दीपेश, क्या लिरिक्स और पोएम्स अलग अलग है कि दोनों एक ही? नहीं, पोएम्स और लिरिक्स में वर्ड्स के रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। पोएम्स में काफी हैवी वर्ड यूज किए जाते हैं। वो तो पोएट के ऊपर है कि वो कैसा सिचुएशन को प्रेजेंट करना चाहता है या फिर एक इमोशन को प्रेजेंट करना चाहता है। लेकिन लिरिक्स में जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं वैसे इजी गोइंग वर्ड या फिर जिससे ऑडियंस ज्यादा यूज टू है वो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस गाना सुनने के टाइम म्यूजिक और लिरिक्स दोनों एक साथ सुनते हैं। तो वो अगर मतलब उनका ध्यान लिरिक्स से हटे ना या फिर म्यूजिक से हटे ना, इसके लिए हम लोग कई बार लिरिक्स के टाइम इजी वर्ड्स यूज करते हैं ताकि उनका मतलब उनका लिंक बना रहे। क्या राइटिंग पैटर्न लिरिक्स और पोएम्स के लिए सेम है या अलग अलग? नहीं, बहुत अलग है। लिरिक्स का पैटर्न ऐसा होता है कि मतलब कई बार फ्री वर्स में भी लिरिक्स लिखे जाते हैं, कई बार लेकिन टू लाइंस में भी एक टू लाइंस में अब हम लोग को सुनने के टाइम ऐसा लगता है कि ये दो लाइन हो सकते थे, लेकिन वो दो लाइन नहीं होती, वो एक ही लाइन होती है। और वो बहुत मतलब बहुत सारे इजी वर्ड ऐसे घुमाकर डाले जाते हैं उसमें। लेकिन पोएम्स में चार लाइन सेपरेट लिखी जाती है और वो जब भी पढ़ते हैं तभी वो इजीली समझ में भी आता है कि ये चार लाइन अलग है। विनीत, आपको क्या लगता है कि राइटिंग पैटर्न लिरिक्स और पोएम्स के सेम है या अलग? वैसे देखा जाए तो राइटिंग पैटर्न दोनों में भी हम लोग सेम भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एक राइटर जब एक लिरिक्स लिखता है या पोएम लिखता है किसी सॉन्ग के लिए, तो वो क्या ध्यान में रखता है कि वो फ्री वर्स लिखे या राइमिंग पे लिखे। अगर वो राइम करने की कोशिश कर रहा है तो मराठी में उसे बोलते हैं कि दुहेरी, चारोई या फिर फ्री वर्स। तो वैसे पैटर्न होता है कि अगर आप दुहेरी लिख रहे हो तो वो दो लाइन में हो जाएगी और वो राइमिंग होगी। अगर आप चारों लिख रहे हो तो वो 4 लाइन्स करेगी और वो राइमिंग होगी। लेकिन फ्री वर्स ऐसी चीज है जो जिसका कोई राइम नहीं होता है किसी भी लाइन से, और वो सिर्फ एक आप कह सकते हो कि वो सिर्फ एक इमोशन या फिर एक फीलिंग कन्वे करता है। उसका किसी भी रिदम से या किसी भी म्यूजिक के पैटर्न्स मतलब या लिरिक्स पैटर्न्स या पोएम के पैटर्न से कुछ ऐसा मैच नहीं होता है। तो हर राइटर अपने हिसाब से लिखता है। तो मोस्टली मेरे हिसाब से तो पोएम्स में राइमिंग्स ज़्यादा होते हैं और फ्री वर्स मोस्टली लिरिक्स में यूज करते हैं, जिसके वजह से फिर लिरिक्स को म्यूजिक में कन्वर्ट किया जाता है या उसे म्यूजिक दिया जाता है। सागर, आप सॉन्ग सुनते हो? आपका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपने रिसेंटली सुना है? द रिसेंट सॉन्ग हुआ में, एनुअल में का हुआ में सॉन्ग। ओके, आपको पता है उसके लिरिक्स किसने लिखे? लिरिक्स सो वो एक बहुत फेमस लिरिसिस्ट है कॉल्ड मनोज मुंतशिर। ओके, हाँ, मनोज मुंतशिर। हाँ, सो उनके पैटर्न में देखिए अभी अगर हम लोग बात करें उनकी, तो वो पोएम्स भी लिखते हैं, वो लिरिक्स भी लिखते हैं, वो स्टोरी भी लिखते हैं, वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, बट मेनली फोकसेस ऑन लिरिक्स। क्योंकि अभी आपको अभी हुआ में सॉन्ग पसंद है तो उसकी एक बात बताता हूँ। उन्होंने जब भी लिखा होगा, स्टार्टिंग है लाइन में ऐसे, छुआ तूने बह गया मैं हीरिए,
इश्क ऐसा चाहिए। सो इसमें हीरिए और चाहिए ये दोनों राइमिंग है, बट द थिंग इज कि ये 2 लाइनर है। और उसके बाद में अगर आगे आप जाओगे तो उसके आगे के एक फेज में ऐसे लिरिक्स है कि देखा नहीं तूने अभी जादू हुआ क्या, दोनों जहां जहां गए ठहर। तो ये भी 2 लाइनर है, लेकिन ये लिखते वक्त उन्होंने 4 लाइन के फॉर्मेट में लिखा है। दीपेश, ऐसे कौन से लिरिसिस्ट है जिसकी राइटिंग आपको बहुत पसंद है या फिर आप उनसे इंस्पायर्ड हो? ऐसे तो काफ़ी है हिंदी में। उनमें से गुलजार है, फिर उसके बाद इरशाद कामिल जी है, मनोज मुंतशिर सर है, फिर ऐसे बॉलीवुड में कोई ऐसे भी पोएट है, ऐसे भी लिरिसिस्ट है कुणाल वर्मा जैसे, जो आज के दौर में जो शब्द यूज होते हैं वैसे वो लिखते हैं। आपने चले आना गाना सुना होगा, चले आना हंसी बन गए, वो कुणाल वर्मा ने लिखा है। मनोज मुंतशिर ऐसे राइटर है, ऐसे लिरिसिस्ट है, ऐसे पोएट है जो तेरी गलियां भी लिख सकते हैं, तेरी मिट्टी भी लिख सकते हैं, हुआ में भी लिख सकते हैं, और आदि पुरुष में श्री राम के ऊपर गाना भी लिख सकते हैं, तू शीतल धारा भी लिख सकते हैं। कभी कभार कैसे होता है कि मनोज मुंतशिर को ना अगर कोई लिरिक्स लिखना हो तो वो डायरेक्टर उन्हें एक इंसिडेंट या फिर एक बेसिक स्टोरी लाइन बताते हैं जिसके ऊपर वो लिखते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, उन्हें पहले ही लिखी हुई 4 पंक्तियां उन्हें डायरेक्टर को सुनाते हैं और फिर अगर उन्हें वो पसंद आई तो वो उसे गाने में तब्दील करते हैं। विनीत, ऐसे कोई लिरिसिस्ट जिसके राइटिंग आपको पसंद है या फिर आप इंस्पायर्ड हो? मैं देखिए दादा कोंडके जी के गाने बहुत सुनता हूँ। मैं उनकी राइटिंग को बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत मतलब डीपली एडमायर करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे राइटर है जो शायद ही लोगों को पता होगा कि वो लिरिक्स भी लिखते हैं, क्योंकि वो फिल्म राइटिंग करते हैं। वो खुद के फिल्म्स डायरेक्ट करते थे, वो लिरिक्स भी लिखते थे, लेकिन लिरिक्स लिखते थे वो बहुत लोगों को पता नहीं। उनके लिरिक्स इतने डिफाइनिंग होते हैं कि वो एकदम सिंपल वे में एक लव सॉन्ग या कोई भी एक डबल मीनिंग सॉन्ग हो जो एक सिचुएशन डिफाइन करता हो, वो ऐसे एकदम फ्लो में लिख देते थे। वो इतने प्रिसाइज राइटर थे। सो मैं उनको एक एडमायर करता हूँ, और मैं सोनम किरकिरे की राइटिंग पे बहुत गौर करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे राइटर है जो सॉन्ग्स लिखते हैं, पोएम्स भी लिखते हैं, लेकिन उनके सॉन्ग्स बहुत हिट हैं। और आप देखिएगा पीयूष मिश्रा जी जिन्होंने आरंभ है प्रचंड लिखा, तो उनके सॉन्ग्स में इतनी पावर होती है कि किसी भी जो भी आदमी या कोई भी ऑडियंस जब उनका गाना सुनता है तो एक अलग एनर्जी आती है उनके लिरिक्स की वजह से। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनकी राइटिंग मुझे सच में बहुत पसंद है। Dipesh, which has more defining power, a song or a poem? It's totally depend upon the emotion which the poet and lyricist want to convey. कई बार क्या होता है कि एक इमोशन है जो लिरिक्स इतना बेहतर कन्वे कर सकती है, वो एक पोएम नहीं कर सकती, और वाइस वर्सा। मुझे ऐसा लगता है कि पोएम में भी उतनी ही ताकत है, वो लिरिक्स से कम नहीं, और लिरिक्स में भी उतनी ही पावर है, कन्वेइंग पावर है, डिफाइनिंग पावर है, जो मतलब अच्छे से मैसेज कन्वे कर सकती है, एक इमोशन अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचा सकती है। आई थिंक कि मतलब मेरे हिसाब से मैं कविता ज़्यादा लिखता भी नहीं हूँ, और मैंने कभी कविता इतनी पढ़ी भी नहीं है या सुनी भी नहीं है। मैं मोस्टली सॉन्ग्स सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉन्ग्स ऐसे एक ये है, मतलब लिरिक्स सॉन्ग्स के किसी भी लिरिक्स लिखना वो ज़्यादा डिफाइनिंग होता है किसी भी पोएम से, क्योंकि पोएम ऐसी भी लिख सकते हैं जो वर्ड्स आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो वर्ड्स डेली लाइफ से नहीं होते, लेकिन लिरिक्स मोस्टली डेली लाइफ वर्ड्स में लिखे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऑडियंस को लिरिक्स के वर्ड्स ज़्यादा समझते हैं, तो वो ज़्यादा डिफाइनिंग होते हैं। विनीत, क्या आपको लगता है कि एक जो लिसनर है अगर वो किसी सॉन्ग को सुनता है तो उसके लिरिक्स को पूरे अच्छी तरह से समझ पाता है या फिर वो सॉन्ग का पूरा मीनिंग निकाल पाता है? डिपेंड करता है कि सॉन्ग कौन सा है या उसके लिरिक्स किस लैंग्वेज में लिखे गए। अभी देखिए जैसे कि आपने शाहरुख खान की फिल्म देखी होगी जब तक ये जान, जिसे यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट किया था, उनकी वो लास्ट डिरेक्टोरियल थी।
उसको A.R. रहमान सर ने म्यूजिक दिया था और उसके लिरिसिस्ट गुलजार सर थे। गुलजार साहब ने उसमें, अभी गुलजार साहब आपको पता होगा, गुलजार साहब हिंदी लिखते हैं और उर्दू भी लिखते हैं, तो और उर्दू के साथ साथ वो पंजाबी भी लिखते हैं। तो जब तक है जान में एक गाना था छल्ला करके, तो उसमें वो पंजाबी लिरिक्स लिखे हैं उन्होंने। तो अभी देखिए मैं वो गाना सुनता हूँ, मतलब मैं वीक में एक बार तो वो गाना डेली मतलब सुनता ही हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो उसके लिरिक्स मुझे समझते हैं। अभी ये कंपलसरी नहीं है कि मैं सुनता हूँ, दीपेश भी सुनता है, तो दीपेश को भी उसके लिरिक्स समझते ही होंगे, लेकिन मैं उसे रिलेट कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च किया है। अगर कोई मतलब रिसर्च नहीं भी करता है तो भी उसे रिलेट कर देगा, क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसे मुसाफिर पे वो गाना लिखा है कि हाँ यार, आप क्या जीते हो, मैं क्या जी रहा हूँ, हम सब पूरे वर्ल्ड में हम लोग क्या जी रहे हैं, हम लोग कौन है, हम लोग एक मुसाफिर है। वो भले पंजाबी वर्ड्स हो लेकिन वो हमें समझ जाते हैं। तो वो पावर होता है एक लिरिसिस्ट का, उसके लिरिक्स का। दीपेश, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि हर लिरिसिस्ट का, हर पोएट का लिखने का पैटर्न अलग होता है, एक तरीका अलग होता है, उनके शब्द जो शब्द वो यूज करते हैं वो शब्द अलग अलग होते हैं। तो अभी जैसे हम लोग देखेंगे कि गैंग ऑफ वासेपुर एक फिल्म है, उसमें पीयूष मिश्रा ने एक गाना लिखा है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रूबिया। अगर वो ये गाना तो जब गैंग ऑफ वासेपुर आया था वन, वो टाइम का है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के लोगों को तो वो गाना याद भी नहीं होगा। बहुत कम लोग हैं जिन्हें वो गाना याद है। उन्हें आरब है प्रचंड याद है, लेकिन एक बगल में चांद होगा याद नहीं है, क्योंकि वो लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया, इसके लिए वो याद नहीं। वैसे ही इरशाद कामिल जी ने लिखा हुआ एक गाना है नादन परिंदे, वो नादन परिंदे गाना इसलिए याद है क्योंकि उसका म्यूजिक एक बैंगर है, और आज के जनरेशन को बैंगर म्यूजिक अच्छा लगता है। उसमें से अगर दो पंक्तियां उठाकर उनको बता दूं तो उनको मुझे लगता है कि नहीं समझ में आ सकती। जो है कागर कागर मोरे इतनी रजत उसे चुन चुन खाइयो मांस, खायो ना दू नैनो मोरे, खायो ना दू नैनो मोरे, पिया के मिलन की आस। वैसे ही एक गाना है तुम हो पास मेरे, वो गाना इतना अच्छे तरीके से इरशाद कामिल जी ने लिखा है लेकिन वो गाना बहुत मतलब लिरिक्स के पैटर्न से लिखा है ऑब्वियसली, तो वो गाना थोड़ा स्लो रिदम में होने की वजह से वो बहुत टाइम ऑडियंस स्किप करते हैं, ऑडियंस वो गाना सुनते नहीं है, और कुन फाया कुन ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो ज्यादा उसे रिलेट कर पाते हैं। ऐसा बात ये नहीं है कि तुम हो पास मेरे में कोई रिलेटेबल वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो रिदम है स्लो, इसके लिए गाना वो स्किप करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल गाना लोग ज्यादा सुनते हैं जो बैंगर है, जिसका म्यूजिक अच्छा है, भले लिरिक्स समझ में आए या ना आए, या फिर लिरिक्स अच्छे हो बुरे हो, ज्यादा फोकस बच्चों का या फिर हम लोग के जनरेशन के जो लोग हैं उनका म्यूजिक पे। थैंक यू वेरी मच विनीत एंड दीपेश फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस पॉडकास्ट। आज हमको इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारे लिरिक्स, आर्टिस्ट, अंडररेटेड सॉन्ग्स के बारे में जानने को मिला, और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि मतलब हम लोग सुनते जब भी म्यूजिक तो हम लोग एक नॉर्मल वे से सुनते, पर एक म्यूजिक के पीछे के एफर्ट्स सिर्फ एक आर्टिस्ट को मालूम रहते हैं, उसके लिखने वो क्या माइंड क्या ऑब्जर्व करके लिखता है, क्या सोच के लिखता है, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है। हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स।